So hello everyone. Today we discuss practice paper 7 for LT English. So guys, if you are preparing for UP LT Grid English and visiting first time this channel, subscribe it so that you may get all the videos of this channel because it is very beneficial for all state TCT, PCT, LT, GIC, UGC exam. And now discuss practice paper 7. So first है यहाँ पर राजा राव द सरपेंट एंड द रोप इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज, ठीक है, राजा राव का वर्क है ये द सरपेंट एंड द रोप इज, इसको कैसे डिस्क्राइब्ड किया जाता है एज गांधीयन विलेज टेल, गांधी की विलेज टेल के रूप में, नेशनलिस्ट एपिक के रूप में, मेटाफिजिकल क्वेस्ट फॉर ट्रूथ, ह्यूमरस सोशल सटायर के रूप में। ठीक है, सो ये इनका वर्क है सरपेंट एंड द रोप, राजा राव का इनका वर्क के बारे में बताना है। तो इनका ये जो वर्क है द सरपेंट एंड द रोप इज डिस्क्राइब्ड एज अ मेटाफिजिकल क्वेस्ट फॉर ट्रूथ। सो सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, मेटाफिजिकल क्वेस्ट। और इनका जो वर्क है द कैट एंड शेक्सपियर, ठीक है, जो कैट लास्ट वाले हमने प्रैक्टिस पेपर में किया था द कैट एंड शेक्सपियर, वो इनकी मेटाफिजिकल कॉमेडी है। सो एक तरह से ये आपके इंडियन मेटाफिजिकल पोइट हो गए, ठीक है। मेटाफिजिकल जो क्वालिटी हैं वो इनके वर्क में बहुत देखने को मिलती हैं। एंड ये राजा राव आपके हिस्टोरिकल जो मूवमेंट था इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, उससे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, जो कि इनका जो वर्क है आपका कंठपुरा, कंठपुरा में वो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट देखने को आपको मिलता है, ठीक है। उसके आपको पता ही है कैरेक्टर हैं, जैसे मूर्ति प्रोटागोनिस्ट है, नरसम्मा मदर है उसकी, अचक्का दी नरेटर वुमेन है ना, एंड रांची रंगमा रत्ना, ये लड़कियां हैं मूवमेंट में पार्टिसिपेट करती हैं। एंड रंगे गौड़ा है वहाँ पर, जिसको गांव का पटेल और टाइगर ऑफ द विलेज बोला जाता है। सो ये सब इनका है। सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, मेटाफिजिकल क्वेस्ट फॉर ट्रूथ। एंड सेकंड है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ हीमिंगवेज वर्क वॉज इंस्पायर्ड बाई हिज एक्सपीरियंस एज अ वार करेस्पॉन्डेंट इन द स्पेनिश सिविल वार, ठीक है। ये उनका कौन सा वर्क है जो उनके वार के एक्सपीरियंस हैं जिसके अंदर करेस्पॉन्डेड इन द स्पेनिश सिविल वॉर, टू हैव एंड हैव नॉट, फॉर whom the bell tolls, the garden of eden, death in the afternoon, ठीक है। सो इनका फॉर whom the bell tolls है, सो बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। इसमें उनके एक्सपीरियंस, लव अफेयर एक्सपीरियंस विद नर्स के साथ वो भी है इसके अंदर, एंड वार एक्सपीरियंस भी है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 3, विच अनफिनिश्ड नोवेल बाई गोल्डिंग वॉज पब्लिश्ड पोस्ट्यूमसली इन 1995, 1995 में, ठीक है। कौन सा वर्क है गोल्डिंग का नोवेल है जो अनफिनिश्ड है, अनफिनिश्ड वर्क उनका है ना, डार्कनेस विजिबल, द पेपर मैन, द डबल टंग, फ्री फॉल। सो इट इज़ द डबल टंग, सो सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, लॉर्ड फ्लाइज के राइटर हैं ये, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, विलियम गोल्डिंग। एंड नेक्स्ट है 4, हु वॉज जॉर्ज ऑरवेल फर्स्ट वाइफ, जॉर्ज ऑरवेल की फर्स्ट वाइफ कौन थी, सोनिया ब्रोनेल, यहाँ पे एलिनोस सोनेसी, ठीक है, एंड वर्जीनिया वुल्फ, सिल्विया पैंकस्ट। तो यहाँ पे एलिन है, बी इज़ द राइट आंसर, ये इनकी जो है फर्स्ट वाइफ का नाम है एलिन। 5 है यहाँ पे डिकेंस नोवेल डेविड कूपरफील्ड इज ऑफन रिगार्डेड एज, ठीक है, ये चार्ल्स डिकेंस का नोवेल है डेविड कॉपरफील्ड, उसको माना जाता है अ गॉथिक रोमांस, सटायरिकल एलिगरी, हिज मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल वर्क, अ डिटेक्टिव स्टोरी, ठीक है। तो ये उनका मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है डेविड कूपरफील्ड, चार्ल्स डिकेंस का एक ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल है, ठीक है, जिसमें उन्होंने अपने पूरा पूरा जर्नी के बारे में बताया चाइल्डहुड से लेके, ठीक है। सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल इज डिस्क्राइब्ड एज, इसमें से कौन सा नोवेल है जो रिटिन इन इमिटेशन ऑफ द मैनर ऑफ सर्वेंट, ऑथर ऑफ डॉन जॉट, ठीक है, एमेलिया, जोसेफ एंड्रयूज, टॉम जॉन्स, जोनाथन वाइल्ड। सो ये आपका जोसेफ एंड्रयूज है, ठीक है, जोसेफ एंड्रयूज वेरी फेमस नोवेल बाई हेनरी फील्डिंग, इसको क्या है इन इमिटेशन की मैनर में इसको लिखा गया है, ठीक है। सो बी इज़ द राइट आंसर, जोसेफ एंड्रयूज।
नेक्स्ट है 7, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वॉज पब्लिश्ड पोस्ट्यूमसली। पोस्ट्यूमसली मतलब ऑथर के मरने के बाद जब कोई ऑथर का वर्क पब्लिश होता है तो उसको बोला जाता है कि ये वर्क जो है पोस्ट्यूमस पब्लिश्ड है। तो यहाँ पर इन अ जर्मन पेंसन 1911, प्रील्यूड 1918, द गार्डन पार्टी 1922, द डव नेस्ट। कौन सा वर्क है जो पोस्ट्यूमसली पब्लिश हुआ? ठीक है, तो ये सारे के सारे वर्क जो हैं कैथरीन मैन्सफील्ड के हैं, जो स्टोरी राइटर हैं, न्यूजीलैंड राइटर हैं, है ना, स्टोरी लेखिका। उनका जो आपके सिलेबस में है द फ्लाई, उन्होंने लिखा है, उसकी राइटर हैं कैथरीन मैन्सफील्ड। बहुत ही कम समय में ट्यूबर क्लोसिस से उनकी डेथ हो गई थी। तो उनका जो कलेक्शन है वो ये द डव नेस्ट 1923, ये पोस्ट ह्यूमसली पब्लिश हुआ था। सो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ईयर वॉज द लंचयॉन फर्स्ट पब्लिश। ठीक है, किस ईयर में लंचयॉन पब्लिश हुआ था, ये आपको यहाँ बताना है। ऑप्शंस हैं आपके 1919, 1924, 1930, 1944। ठीक है, सो ये पब्लिश हुआ था इन 1924, 1924 में ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था। एंड इसके राइटर हैं डब्ल्यू सॉमरसेट मॉम। ठीक है, लंच को ही ये फ्रांस में लंचियॉन बोला जाता है। ये एक यहाँ पर एक पेटू औरत की कहानी है जो लंच पर इनवाइट की जाती है ऑथर के द्वारा। मतलब जो ऑथर है वही नरेटर है यहाँ इस स्टोरी में। तो वो क्या है कि बहुत सारा मतलब खाने में खाती बहुत है, पेटू है वो एक टाइप से, और बोलती है आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, कि मैं कभी भी एक चीज़ से ज़्यादा नहीं खाती हूँ, लेकिन और उसके बाद खाती रहती है। एंड लास्ट में वो बहुत जब एक बार यही ऑथर को वो मिलती है, उससे मुलाकात होती है ऑथर की, तो बहुत मोटी हो जाती है। तो उसका वेट भी पूछा जाता है कि कितना वेट था उसका, तो 21 स्टोन वेट है इसमें उस लेडी का। ठीक है, नाम यहाँ पर बताया नहीं गया उस लेडी का। एंड खाने का ऑर्डर पूछा जाता है कि क्या क्या ऑर्डर वो करती है। तो पहले वो फ़िश ऑर्डर करती है। ठीक है, फ़िश में भी वो सैल्मन फ़िश जो सबसे महंगी आती है वो, है ना, पहले फ़िश, फिर वो कैवियर ऑर्डर करती है, फिर एस्पैरागस, फिर पीच, है ना, आइसक्रीम। इस तरीके से ऑर्डर पूछा जाता है खाने का, क्या क्या ऑर्डर करती है वो लंच में। तो ये डब्ल्यू सोमरसेट मॉम की, है ना, शॉर्ट स्टोरी है द लंचियन। ध्यान रखना 1924 में फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, इन विच लैंग्वेज वॉज द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ओरिजिनली रिटन। ठीक है, तो कौन सी भाषा में, लैंग्वेज में ये जो स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ लिखी गई है? ये एक ऑटोबायोग्राफी है महात्मा गांधी की, है ना, महात्मा गांधी की मतलब जो ऑटोबायोग्राफी है, स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ओरिजिनली किस भाषा में लिखी गई? तो ये गुजरात में इनका जन्म हुआ था, पोरबंदर में, है ना, तो गुजराती हैं ये महात्मा गांधी, तो फर्स्ट टाइम इसको लिखा था इन्होंने गुजराती में। So B is the right answer. Next है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड वॉज नॉट रिसीव्ड बाई बर्ट एंड रसेल। ठीक है, इनमें से कौन सा अवार्ड है जो बर्ट एंड रसेल के द्वारा रिसीव नहीं किया गया? ठीक है, दी मॉर्गन मेडल, सिल्वेस्टर मेडल, टेम्प टेम्पलेशन प्राइज, जेरूसलम प्राइज। ठीक है, तो जो टेम्पलेशन प्राइज है ये इनके द्वारा रिसीव नहीं किया गया, बाकी सारे प्राइज इन्होंने लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 11, अंडर गार्डिनर एडिटरशिप द सर्कुलेशन ऑफ द डेली न्यूज़ रोज टू हाउ मैनी बाई 1909। ठीक है, तो ये आपको पता ही है, एजी गार्डनर जो है डेली न्यूज़ के एडिटर बने थे, इनको अपॉइंट किया गया था। किसने किया था? यहाँ क्वेश्चन हमने पढ़ा था लास्ट वाले सेट में। तो डेली न्यूज़ के एडिटर थे, तो एडिटरशिप में इनकी में कितने सारे सर्कुलेशन जो थे वो पास हुए यहाँ पे 1909 तक, है ना, ये यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो लगभग 4 लाख के आसपास ये जो सर्कुलेशन है इनके एडिटरशिप में निकले। सो सी इज़ द राइट आंसर, 4 लाख, है ना, 4 लाख। नेक्स्ट है 12, लूका विकम चेयरमैन ऑफ मैथ्योन एंड को इन विच ईयर। तो ये चेयरमैन बने मैथ्योन के किस ईयर में, है ना, 1918, 1920 और 1924। तो 1924 में लंच ऑन पब्लिश हुआ है फर्स्ट टाइम, और तभी इसी ईयर में ये बने थे चेयरमैन यहाँ के, है ना, ईवी लूका हैं ये, टाइट कॉर्नर्स ऐसे हैं इनका यहाँ आपके सिलेबस में। ठीक है, सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 13, चार्ल्स लैम नेवर मैरिड। चार्ल्स लैम ने कभी मैरिड नहीं की थी, आपको पता है, ये बैचलर रहे वो पूरी लाइफ अपनी, है ना। विच एक्ट्रेस डिक्लाइंड हिज मैरिज प्रपोजल इन 1819। तो किसी एक्ट्रेस को उन्होंने प्रपोज किया था, किसने उनको मतलब डिक्लाइन कर दिया यहाँ पे? सारा सेमन, सारा सिडन, एलन टेरी, फैनी कैली, एवा जोला। सो फैनी कैली, ठीक है, वो एक्ट्रेस का नाम है। सो सी इज़ द राइट आंसर।
बाकी बिलवर्ड का इमेजरी नाम एलिस था, उनकी एक बिलवर्ड थी जिसको 7 साल तक वो कोर्ट करते रहते हुए शादी हो नहीं पाई थी, है ना। फिर इनका ड्रीम चिल्ड्रन है आपके सिलेबस में जिसमें बच्चे हैं जॉन एलिस। 14 है, वाई डिड द टैटलर कम टू एन एंड इन 1710। ठीक है, ये जो टैटलर है ये 1710 मतलब 1710 में एक तरह से ये आपकी ख़त्म होने के कगार पे आ गई। वो रीज़न क्या था इसके पीछे? लैक ऑफ रीडरशिप, फाइनेंशियल इश्यूज थे, पॉलिटिकल प्रेशर अंडर द टोरी गवर्नमेंट, या फिर डिसएग्रीमेंट बिटवीन स्टील एंड एडिशन। ठीक है, तो ये मतलब ये इसके को फाउंडर स्टील और एडिशन दोनों थे, है ना। तो कौन सा रीज़न था? तो रीज़न था आपका सी वाला हो जाएगा। ठीक है, पॉलिटिकल प्रेशर था अंडर द टोरी गवर्नमेंट। ठीक है, टोरी गवर्नमेंट जो थी उसका प्रेशर की वजह से ये जो है इसका पब्लिकेशन और ये एक तरह से बंद हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15, विच अनसक्सेसफुल ओपेरा डिड एडिशन राइट, है ना। तो कौन सा असफल ओपेरा यहाँ एडिशन ने लिखा है वो आपको बताना है। रोजामन कैटो, द ड्रमर, द कैंपियन। ठीक है, रोजामन, सो ए इज़ द राइट आंसर। कैंपियन इनकी जो फर्स्ट पोइम है, अर्ली पोइम जिसने इन्हें पहचान दिलाई थी, और ये रोजामन इनका एक असफल ओपेरा है। ठीक है, नेक्स्ट है 16, इन विच ईयर वॉज बैकन नाइटेड। तो बैकन किस ईयर में नाइट मतलब बने, इनको उपाधि मिली है। ठीक है, ये ऑप्शन है आपके यहाँ पर 4। सो इन 1603। ठीक है, जेम्स फर्स्ट जब राजा बने थे इंग्लैंड के, तो वो याद रखना, उनका टाइम पीरियड शुरू होता है आपका 1603 से, और तभी इनको नाइटहुड की उपाधि मिली थी। ठीक है, एलिजाबेथ इनको यंग लॉर्ड कीपर कह के बुलाती थी, और उन्हीं के साथ ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थे। ठीक है, नेक्स्ट है 17, विच प्ले ऑफ ग्रीस कर्नाड इज कंसिडर्ड अ लैंडमार्क इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन थिएटर। ठीक है, तो गिरीश कर्नाड जिनका हे वंदना है आपके सिलेबस में, हे वंदना के राइटर हैं, गिरीश कर्नाड का कौन सा वर्क है जो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन थिएटर का लैंडमार्क बन गया है। ठीक है, हे वंदना, यति ना, नागमंडला, है ना, तुगलक। विच प्ले। ठीक है, सो हे वंदना क्या है, एक लैंडमार्क प्ले बन गया है इनका पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन थिएटर का। सो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, हे वंदना में आपको पता ही है देवदत्ता कपिला, ये दो फ्रेंड्स की कहानी है, एंड पद्मिनी, है ना, द वाइफ। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 18, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज वॉज इंस्पायर्ड बाई मिलर्स मैरिज टू मैरिलिन मोनोर। ठीक है, तो इनकी जो शादी हुई है मिलर की, आर्थर मिलर हैं जो ऑल माई सन के राइटर, उनकी मैरिज जो हुई है मैरिन से, तो कौन सा प्ले है जो इस शादी से इंस्पायर है, इनकी जो शादी वाली कहानी है, इवेंट है, उससे इंस्पायर है। ऑल माई सन्स, आफ्टर द फॉल, ब्रोकन ग्लास, या फिर राइट डाउन माउंट मॉर्गन। ठीक है, सो बी सही है, आफ्टर द फॉल। आफ्टर द फॉल वॉज इंस्पायर्ड बाई मिलर मैरिज, सो बी इज द राइट आंसर। 19 है, विच ऑफ ओ नेल प्ले इज़ ए कॉमेडी। ठीक है, तो ओ नेल की कौन सा प्ले है जो एक कॉमेडी है? द आइसमैन कॉम, ये तो प्ले है इनका। ठीक है, आ वर्ल्डरनेस, मॉर्निंग बिकम इलेक्ट्रा, द एम्परर जॉन्स। तो आ वर्ल्डरनेस इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये इनकी कॉमेडी है ओ नेल की। ओ नेल को फोर फोर टाइम पुलिटिजर मिला था, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 20, विच प्ले ऑफ पिंटर वॉन हिम द टोनी अवार्ड फॉर बेस्ट प्ले। ठीक है, तो कौन सा प्ले है पिंटर का जिसने उन्हें टोनी अवार्ड दिलवाया? ठीक है, द बर्थडे पार्टी, द होम कमिंग, नो मैंस लैंड, ओल्ड टाइम्स। सो द होम कमिंग। ठीक है, द होम कमिंग उनका प्ले है जिसने उन्हें टोनी अवार्ड दिलवाया। सो बी इज़ द राइट आंसर। बर्थडे पार्टी तो आपको पता ही है, पैटी मैग स्टैनली है इसमें, मिकैन है, ये इनका एक एब्सर्ड थिएटर का एग्जाम्पल है। 21 है, विच प्ले क्रिटिक द हार्श प्रिजन सिस्टम। कौन सा प्ले है जो जो प्रिजन सिस्टम है, जो जेल का सिस्टम है, उस पर एक क्रिटिक है। ठीक है, यहाँ पर ये नाम दिए गए हैं प्ले के, स्टाइफ है, जस्टिस है, द सिल्वर बॉक्स, एस्केप है। तो ये सभी की सभी गार्ल्स वर्दी के प्ले हैं। ठीक है, तो ये जस्टिस है। जस्टिस में उन्होंने क्या किया, दिखाया है जो प्रिजन सिस्टम है इंग्लैंड का, वो दिखाया है इसमें। तो बहुत ही फेमस प्ले है ये, गर्ल्स वर्दी का, आया 1910 1910 में।
ठीक है। इस टाइप में उन्होंने दिखाया है डिस्प्यूट लेबर और कैपिटलिज्म के बीच में। सिल्वर बॉक्स उनका 1906 में आया, 1906 में फर्स्ट प्ले माना जाता है। एस्केप उनका आया था 1926 में। ठीक है, एस्केप। तो नेक्स्ट है, ये सभी उनके हैं गाल्सवर्दी के। गाल्सवर्दी को नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1932 में, याद रखना 1932। 22 है, शॉ रिफ्यूज्ड विच ऑनर ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। तो शॉ ने कौन सा ऑनर रिफ्यूज़ कर दिया था अपनी लाइफ टाइम? नोबेल प्राइज़ एंड नाइटहुड, नाइटहुड एंड ऑर्डर ऑफ मेरिट। ठीक है, तो नाइटहुड नोबेल प्राइज़ तो इन्हें मिला था शॉ को, ठीक है, 1925 में मिला था। याद रखना 1925 में मिला था नोबेल प्राइज़। नाइटहुड एंड ऑर्डर ऑफ मेरिट इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था। सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 23, वॉट वॉज ड्राइडन फर्स्ट प्ले? फर्स्ट प्ले कौन सा है ड्राइडन का? ठीक है, जॉन ड्राइडन जो ऑल फॉर लव के लिए जाने जाते हैं। तो द इंडियन एम्प्रर, द अ वाइल्ड गैलेंट, द राइवल लेडीज, टिरानिक लव। सो द इंडियन एम्प्रर वॉज फर्स्ट प्ले बाई ड्राइडन, सो ए इज द राइट आंसर। 24 है, विच ऑफ जॉनसन चिल्ड्रन डिड ही मॉर्न इन द पोएम ऑन माई फर्स्ट सन? ठीक है, तो कौन सा बच्चा है जॉनसन का? बेंजामिन एंड जॉन रॉबर्ट, सो बेंजामिन। ठीक है, सो ए इज द राइट आंसर। 25 है, 25 है आपका मर्चेंट ऑफ वेनिस से क्वेश्चन। इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस 1596, 1596, हु सेज कौन कहता है मिस लाइक मी, मतलब डिसलाइक कहता है, डिसलाइक मी नॉट फॉर माई कॉम्प्लेक्शन, तो मेरे कॉम्प्लेक्शन की वजह से मुझे डिसलाइक मत करना। तो ये कौन कहता है? ठीक है, तो वहाँ पर बहुत सारे सूटर्स आए हैं। पोर्सिया का जो कास्केट सीन है ना, कास्केट उसकी शादी करने के लिए, तो यहाँ पे जो प्रिंस ऑफ मोरक्को है जो कि बहुत ही काला ब्लैक मैन है, अफ्रीकन है, तो वो बोलता है कि मेरे कॉम्प्लेक्शन की वजह से मुझे डिसलाइक मत करना। सो सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, प्रिंस ऑफ मोरक्को जो गोल्ड कास्केट चुनता है। 26 है, इन 12th नाइट और व्हाट यू विल हु डिलीवर ओलिवियाज रिंग टू सिजेरियो वायला। ठीक है, तो ओलिविया से वो जो सिजेरियो है, जो डिस्गाइज वायला है, वो मैसेज पास ऑन करने आती रहती है ना, और से नो के, तो उसको उसको वो ओलिविया उसको रिंग देती है। एक्चुअली ये इससे प्यार करने लगती है सिजेरियो जो डिस्गाइज है यहाँ पे वायला, तो रिंग भिजवाती है उसे, उसके लिए। तो माल वोलियो के हाथ है ना, तो माल वोलियो उसको डिलीवर करता है रिंग। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर 27, इन द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ 1606 वाई डू मालकॉम एंड डोनाल्ड फ्ली आफ्टर डंकन मर्डर। ठीक है, तो ये क्यों भाग जाते हैं डंकन की डेथ के बाद? मालकॉम और डोनाल्ड वेन दोनों के दोनों बेटे हैं डंकन के। ठीक है, तो डंकन की जब हत्या हो जाती है तो इनको भी डर है कि कहीं इनकी भी हत्या ना हो जाए। सो दे फियर एसिसिनेशन। ठीक है, फियर की, इस एसिसिनेशन के डर की वजह से ये लोग दोनों भाग जाते हैं। 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड वॉलकॉट्स अर्ली पोइट्री। ठीक है, इनमें से कौन सा पोइट है जो वॉलकॉट की अर्ली पोइट्री से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है? तो ये टी एस इलियट और इजरा पॉन्ड है। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोइट्री ट्रांसलेशन बाई ए के रामानुजम। ठीक है, कौन सी पोइट्री ट्रांसलेशन है आयका रामानुजम का? द गोल्डन थ्रेशोल्ड, हिम फॉर ड्रोनिंग, गीतांजलि, समर इन कैलकाटा। तो गीतांजलि समर इन कैलकाटा कमला दास का वर्क है ना, 1965 में आया। एंड गीतांजलि पता ही है आपको, टैगोर। ठीक है, हिम फॉर ड्रॉनिंग्स, हिम फॉर द ड्रॉनिंग्स इज द राइट आंसर। सो बी इज करेक्ट। 30 है यहाँ पर, इन विच ईयर डिड कमला दास कन्वर्ट टू इस्लाम एंड अडॉप्ट द नेम कमला सुरैया। तो कौन सी ईयर है वो जिसमें कमला ने क्या किया था, इस्लाम में कन्वर्ट हो गई थी और अपना नाम भी बदल लिया था कमला सुरैया। ठीक है, तो इनके कॉन्टेस्ट में आपको 3 नेम याद रखने। एक तो इनका निक नेम पूछा जाता है, माधवी कुट्टी निक नेम है। कमला दास इनका अपना मतलब ऑफिशियल अपना नेम है, जो प्रॉपर इनका नाम है शादी के बाद जो ये यूज़ करती हैं, कमला दास। ठीक है, और माधवी कुट्टी निक नेम। और कमला सुरैया ये अपना धर्म परिवर्तन कर लेती हैं, इनको एक मुस्लिम से प्यार हो जाता है, उससे शादी कर लेती हैं 1999, 1999, यानी मरने से कुछ ही साल पहले। 2009 में तो ये मरी जाती हैं। ठीक है, 2009 में इनकी डेथ हो जाएगी पुणे हॉस्पिटल में, और 1999 में ये जो है धर्म परिवर्तन कर रही हैं अपना, और कमला सुरैया नाम इन्होंने रख लिया था।
तो सी इज़ द राइट आंसर। और ये समर इन कैलकाटा इन्हीं का पोइट्री कलेक्शन है, कमला दास का। 31 है विच कम्युनिटी डिड एजिकल बिलोंग टू, ठीक है, जो है आपके नज़ीम एजिकल कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं ये बताना है। एंग्लो इंडियंस, बैन इज़राइल, ज्यूइश कम्युनिटी, पारसी कम्युनिटी, गॉन क्रिश्चियंस, ठीक है। सो बैन इज़राइल ज्यूइश कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। सो बी इज़ द राइट आंसर। 32 है विच लिटरेरी मूवमेंट इज़ टैगोर एसोसिएटेड विद, तो जो टैगोर हैं वो किस लिटरेरी मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड हैं। 32 का आंसर बताना है, ठीक है। रोमांटिसिज्म, रियलिज्म, कॉन्टेक्चुअलिज्म, मॉडर्निज्म, सररियलिज्म, ठीक है। सो ये कॉन्टेक्चुअलिज्म, कॉन्टेक्चुअल मॉडर्निज्म से एसोसिएटेड है। सो सी इज़ द राइट आंसर। एट विच यूएस प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन, नेक्स्ट है 33, एट विच यूएस प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट रिसाइट द गिफ्ट आउट राइट, ठीक है। तो किस इनॉग्रेशन में, कौन से प्रेसिडेंशियल ऑग्रेशन में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये पोइम रिसाइट की थी, द गिफ्ट आउट राइट, ठीक है। तो जॉन एफ कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी जो इन्होंने अपनी शपथ ली थी, प्रेसिडेंट बने थे अमेरिका के, तब इन्होंने द गिफ्ट आउट राइट को रिसाइट किया था। नेक्स्ट है 34, वॉट अनयूजल स्टाइल इज डिकिंसन पोइट्री नोन फॉर, ठीक है। जो डिकिंसन है वो कौन सी अनयूजल स्टाइल के लिए जानी जाती हैं अपनी पोइट्री के लिए, ठीक है। अनयूजुअल पंचुएशन एंड कंप्रेस्ड लाइन, ठीक है। उनका जो पंचुएशन है वो अनयूजुअल है और कंप्रेस्ड लाइन का वो यूज़ करती हैं। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 35, विटमैन्स फर्स्ट नोवेल पब्लिश्ड इन 1842, ठीक है। इनका जो पहला नोवेल था वो 1842 में पब्लिश हुआ। नोवेल का नाम आपको बताना है। डेमोक्रेटिक विस्टा, फ्रैंकलिन इवान, पासिस टू इंडिया, ड्रम टैप्स। तो इनका जो फर्स्ट नोवेल है वो है फ्रैंकलिन इवांस। 36 है लार्किन रिफ्यूज्ड विच प्रेस्टिजियस लिटरेरी पोजीशन इन 1984, तो जो फिलिप लार्किन है उन्होंने कौन सी पोजीशन के लिए, प्रेस्टिजियस लिटरेरी पोजीशन के लिए मना कर दिया था, पोइट लॉरिएट बनने के लिए, या फिर ऑक्सफोर्ड प्रोफेसर ऑफ पोइट्री, ठीक है। ये सारे ऑप्शन है आपके। तो पोइट लॉरिएट बनने से इन्होंने मना कर दिया था। सो ए इज राइट आंसर। 37 है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ह्यूज फर्स्ट मेजर पोइट्री कलेक्शन, ठीक है। तो ह्यूज का फर्स्ट पोइट्री मेजर कलेक्शन का नाम बताना है। क्रो, लुपरकैल, द हॉक इन द रेन, मोट टाउन। तो द हॉक इन द रेन इनका फर्स्ट पोइटिक कलेक्शन है, ठीक है, ह्यूज का, ट्रेड ह्यूज। नेक्स्ट है 38, विद whom did W.H. Auden collaborate on plays between 1935 एंड 1938, तो 1935 से लेके 1938 के बीच इन्होंने किसके साथ अपने जो प्ले हैं वो कोलैबोरेट किए, तो क्रिस्टोफर ईश्वर बुट, ठीक है। सो बी इज़ द राइट आंसर। 39 है विच प्रोफेशन डिड टी.एस. इलियट इनिशियली परस्यू इन लंदन 1917, ठीक है। तो इनिशियली शुरू में जो आपके टी.एस. इलियट हैं उन्होंने कौन सा प्रोफेशन लंदन में परस्यू किया, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे, जर्नलिस्ट थे, बैंकर एट लॉलॉयड, ठीक है। लॉलॉयड बैंक में ये यहाँ पर इनकी जॉब लग गई थी। सो सी इज़ द राइट आंसर, बैंकर एट लॉयड बैंक। 40 है हु एनकरेज ईट्स इंटरेस्ट इन आयरिश नेशनलिज्म एंड ड्रामा इन 1896, तो जो ईट्स हैं आपके डब्ल्यू बी ईट्स, उनका जो इंटरेस्ट है वो आयरिश नेशनलिज्म में किसने जागृत किया, किसने एनकरेज किया उनको, और ड्रामा के लिए उनको किसने मतलब एनकरेज किया ये बताना है। मॉड गॉन, लेडी ग्रिगोरी, इसेल्ट, मैकब्राइड, सीनो कैसी, तो ये लेडी ग्रिगोरी हैं, ठीक है, लेडी ग्रिगोरी हु एनकरेज मिस डब्ल्यू बी ईट्स, ठीक है। फिर इन्होंने जो कैल्टिक मूवमेंट है वो इन्होंने चलाया था लेडी ग्रिगोरी के साथ। नेक्स्ट है 41, आर्नोल्ड एलिजी थायरिसिस कम मेमोरेड विच फ्रेंड, तो आर्नोल्ड हैं जो आपके मैथ्यू आर्नोल्ड, विक्टोरियन पोइट, उन्होंने एक एलिजी लिखी थी जो बहुत फेमस है, किसके लिए उन्होंने इसको लिखा है, किस फ्रेंड की याद में, तो विलियम वर्ड्सवर्थ, आर्थर ह्यूज क्लब, अल्फ्रेड टेनिसन, जॉन केबल, ठीक है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ तो खुद पोइट हैं, इनके लिए मेमोरियल वर्सेस लिखी हैं इन्होंने, अल्फ्रेड टेनिसन के लिए नहीं, आर्थर ह्यूज क्लब इनके फ्रेंड का नाम है, उनके लिए इन्होंने थायरिसिस को
लिखा था, बहुत ही फेमस एलेजी है। 42 है द लाइन अ मैन रीच शुड एक्सीड हिज ग्रास्प इज फाउंड इन। तो ये जो लाइन है ये कहाँ पर मिलती है? ठीक है, तो ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की बहुत ही फेमस पोइम है एंड्रा डेल सार्टो। एंड्रा डेल सार्टो में ये लाइन मिलती है। सो बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउनिंग आपके विक्टोरियन पोइट हैं जो ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए जाने जाते हैं। 43 है विच ऑफ दिस पोइम वॉज इंक्लूडेड इन टेनिसन 1830 कलेक्शन ऑफ पोइम चीफली लिरिकल। ठीक है, तो 1830 में क्या था कि जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है विक्टोरियन पोइट, उनका एक कलेक्शन आया था पोइम्स का, चीफ जिसका नाम था, पूरा नाम यही है, पोइम्स चीफली लिरिकल। पोइम्स चीफली लिरिकल 1830 1830। इसमें कौन सी पोइम इंक्लूड की गई थी? तो यूलिसेस, ये सब है ना, 1842 में आई थी यूलिसेस इनकी। लॉक्सली हॉल, क्लैरीबेल, द चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड, तो ये वाली क्लैरीबेल है ना, ये इसमें इंक्लूड की गई थी 1830 पोइम्स में। सो आपका सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे 44 विच क्रिटिक मॉक्ड कीट्स एज ए कोकनी पोइट। तो कौन से क्रिटिक हैं जो कीट्स पे इन्होंने मॉक किया है एज कोकनी पोइट कह के? सैमुअल टेलर कॉलरिज, फ्रांसिस जेफरी, जॉन लॉक हार्ट, विलियम हैजलिट। तो ये जॉन लॉक हार्ट हैं। सो सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जॉन लॉक हार्ट ने ग्रुप ऑफ पोइट था, ऐसे जैसे जॉन कीट्स थे और इसमें इनके फ्रेंड थे विलियम हैजलिट और एक और थे, है ना। तो ये दो तीन पोइट्स को उन्होंने कोकनी पोइट कहा था। नेक्स्ट है 45 हु वॉज द फेमस पॉलिटिकल फिलोसोफर सैली एडमायर्ड एंड लेटर विजिटेड इन 1814। ठीक है, तो वो फेमस पॉलिटिकल फिलोसोफर कौन है जिनसे सैली बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और बाद में उन्होंने उनको विजिट किया? ठीक है, फिर उनकी बेटी जो थी, ठीक है, मैरी सैली, उनके साथ ही भाग भी गए थे। तो वो जो फिलोसोफर हैं वो हैं आपके विलियम गॉडविन। इनकी बेटी थी, इनके साथ इन्होंने शादी कर ली थी, मैरी, है ना। तो बी इज़ द राइट आंसर। वर्ड्सवर्थ प्रील्यूड इज़ ए, तो इन वर्ड्सवर्थ की जो प्रील्यूड है वो क्या है? ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है, फिलोसॉफिकल पोइम है, बैलाड है, एलिजी, क्या है ये? तो वर्ड्सवर्थ की जो प्रील्यूड है वो एक ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है। सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 47 विच ग्रुप ऑफ पोइट इज़ थॉमस ग्रे एसोसिएटेड विद। ठीक है, तो पोइट्स का कौन सा ग्रुप है जिससे थॉमस ग्रे एसोसिएट हैं, जिन्होंने एलेजी रिटेल लिखी है कंट्री चर्चयार्ड। ठीक है, तो लैक पोइट, लैक पोइट तो आपको पता है, उसमें विलियम वर्ड्सवर्थ, आपके कॉलरिज, साउदी वगैरह आते हैं ना। ग्रेवयार्ड पोइट से ये एसोसिएट हैं। और मेटाफिजिकल पोइट में आपको पता है कि जॉन डन वगैरह है, प्री रेफलाइट आपको पता है। 48 है विच ट्रांसलेशन मेड अलेक्जेंडर पोप वेल्दी। ठीक है, तो किस चीज़ का ट्रांसलेशन अलेक्जेंडर पोप को धनी बना दिया, वेल्दी बना दिया? ठीक है, तो होमर्स इलियाड। ठीक है, इनको लैटिन आती थी, अलेक्जेंडर पोप बहुत विद्वान थे, तो वो ये होमर का इलियाड था उसको ट्रांसलेट करते थे। ठीक है, मतलब इंग्लिश में। तो लोगों को कहते थे कि तुम मुझे पैसा दो और मैं इसको ट्रांसलेट कर दूंगा तुम्हारे लिए। तो इससे इन्होंने बहुत पैसा कमाया। होमर का जो एपिक है इलियाड, उसका ट्रांसलेशन कर करके इन्होंने खूब पैसा कमाया अलेक्जेंडर पोप ने। सो ए इज़ द राइट आंसर। 49 है जॉन डन बिकम डीन ऑफ विच कैथेड्रल इन 1621। 1621 में ये किस कैथेड्रल के डीन बन गए थे जॉन डन? सो सेंट पॉल कैथेड्रल। ठीक है, ये याद रखना, सेंट पॉल कैथेड्रल। सी इज़ द राइट आंसर। और इनकी पोइम है द कैनोनाइजेशन, जो कि मेटाफिजिकल पोइट्री का बेस्ट एग्जाम्पल है आपके सिलेबस में आपको जो पढ़नी है। नेक्स्ट है 50 हु इज़ कंसिडर द ट्रू प्रोटागोनिस्ट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट बाई जॉन मिल्टन। ठीक है, जॉन मिल्टन के द्वारा पैराडाइज लॉस्ट का ट्रू प्रोटागोनिस्ट कौन है? सैटर्न है, एडम है, ईव है, गैब्रियल है। सो ये एडम है। ठीक है, एडम, एडम इज़ द ट्रू प्रोटागोनिस्ट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट बाई जॉन मिल्टन। नेक्स्ट है 51 हु प्रेज्ड मिल्टन इन लंदन 1802 विद द लाइन्स दाई सोल वॉज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल अपार्ट, दाउ हैडेस्ट अ वॉइस whose sound was like the sea। तो किसने मिल्टन को यहाँ पर प्रेस किया है लंदन 1802 1802 में? ठीक है, ये बहुत ही फेमस लाइन है इस पोइम की। तो यहाँ वर्ड्सवर्थ है, वर्ड्सवर्थ क्या करते हैं, यहाँ मिल्टन को मेमोराइज करते हैं। ये मिल्टन की डेथ हो गई है, वो ये ने याद करते हैं यहाँ पर 16th सेंचुरी पोइट मिल्टन को। वो कहते हैं कि तुम्हारी जो सोल थी वो एक स्टार की तरह थी जो कहीं दूर रहती थी। दाउ हैडेस्ट अ वॉइस हुज साउंड वॉज लाइक दी सी। ठीक है, तुम्हारे पास एक वॉइस थी जिसकी साउंड कैसी थी? सी की तरह थी। तो ये वर्ड्सवर्थ की पोइम है लंदन 1802।
नेक्स्ट है 52 सोनेट नंबर 29 बाई विलियम शेक्सपियर, व्हाट डज द वर्ड स्टेट मीन इन द पोएम। तो ये सोनेट है 29 विलियम शेक्सपियर की। यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि स्टेट जो वर्ड है ये स्टेट, इसका मीनिंग क्या है पोइम में। तो स्टेट है ना 3 बार उन्होंने यूज़ किया है इस पोइम के अंदर। इसका मीनिंग है मूड एंड कंडीशन ऑफ लाइफ, यानी कि स्टेट जो मेंटल स्टेट होती है वो, और कंडीशन ऑफ लाइफ। नेक्स्ट है शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन स्टेट फोर्ड ऑन अपॉन अवॉन, बट वॉट काउंटी इज़ द टाउन इन। ठीक है, तो स्टेट फोर्ड अपॉन अवॉन में ये बॉर्न हुए थे, लेकिन काउंटी का नाम क्या था, जो उनका मतलब जो टाउन के अंदर काउंटी था, ससेक्स, नॉरफॉक, डरहम, वॉरविकशायर। सो ठीक है, ये वॉरविकशायर था। सो डी इज़ द राइट आंसर। विच इज़ नॉट द अ पर्पज ऑफ डायलॉग। ठीक है, 54 है कि डायलॉग का पर्पज क्या नहीं है। टू रिवेल करेक्टर ट्रेट, ठीक है, करेक्टर के गुण को रिवील करना। टू गिव एक्सपोजिशन, है ना, एक्सपोजिशन देना पर्पज है इसका। ठीक है, ये याद रखना। टू मेक राइटिंग इमर्सिव, ये भी ठीक है। ठीक है, इसका पर्पज नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो ये तीनों इसके पर्पज हैं, रिवेल करेक्टर ट्रेट। ठीक है, आप बोलते हो तो आपकी क्वालिटी पता चलती है, एक्सपोजिशन देना है, राइटिंग इमर्सिव बनाना है, टू समराइज द ऑथर्स बायोग्राफी। ठीक है, समराइज द ऑथर बायोग्राफी इज नॉट अ पर्पज ऑफ ए डायलॉग। सो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 55, which of the following type of letter we use to apply for a job, to make a complaint or order goods, to the editor of a newspaper, to ask for an appointment, to ask for information, to make a booking, और टू इनवाइट समवन। ठीक है, तो किस टाइप के लेटर का हम यूज़ करते हैं जब हमें क्या क्या करना होता है, अप्लाई करना होता है जॉब के लिए, जॉब अप्लाई लेटर जो होता है, या फिर कंप्लेन करनी होती है किसी को, या फिर हमें सामान मंगाना होता है, गुड्स के लिए ऑर्डर देना होता है, या फिर एडिटर्स के लिए जो लेटर हम लिखते हैं, लेटर टू एडिटर, या फिर अपॉइंटमेंट लेटर जो होते हैं। मतलब इसमें जो सभी कैटेगरी आ गई लेटर्स की। ठीक है, कि ये लेटर होते हैं। टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन की वाली लेटर, टू मेक अ बुकिंग, बुकिंग लेटर, और टू इनवाइट समवन, और किसी को इनवाइट करने वाले लेटर। तो इनको हम फॉर्मल लेटर बोलते हैं सभी को। ठीक है, सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 56, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ राउंड इन द सेट राउंड द फायर। ठीक है, तो यहाँ पर राउंड का आपको पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना है। ये जो राउंड वर्ड यहाँ पे आया है, दिस सेट राउंड द फायर, ये क्या है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, एडजेक्टिव है, या फिर नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राउंड है ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, प्रीपोजिशन है। सो बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, प्रीपोजिशन, क्योंकि इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आया हुआ है द फायर, और ये जो वर्ब है, क्योंकि प्रीपोजिशन का काम क्या होता है, प्रीपोजिशन एक रिलेशन मतलब संबंध बोधक होता है हिंदी में बोलें तो, यानी कि एक पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब संबंध दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच के साथ दिखाता है। तो यहाँ पे जो वर्ब का जो संबंध है वो आग के साथ ही यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट है 57, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इन इंग्लिश। इंग्लिश बनानी है इसकी, जो बोओगे वही काटोगे। यू विल कट व्हाट यू सो, यू रीप व्हाट यू सो, एज यू सो सो शैल यू कट, यू विल हार्वेस्ट द कटिंग, यू रीप व्हाट यू सो, जो बोओगे वही काटोगे। सो बी इज़ द राइट आंसर। 58 है, यहाँ पर भी वही है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इन इंग्लिश। इंग्लिश बनानी है इसकी। मछली 20 रुपये किलो बिकती है, फिश शेल्स एट 20 रुपीज़ अ किलो। सो ए इज़ द राइट आंसर, पहला वाला ही करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर 59 है, यहाँ भी इंग्लिश बनानी है। तुम्हारे पिता क्या कार्य करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस हैं 4, व्हाट इज़ योर फादर, व्हाट डू योर फादर डू, व्हाट वर्क योर फादर डज, व्हाट वर्क योर फादर डज। कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, व्हाट इज़ योर फादर। ठीक है, यहाँ पे जो मतलब तुम्हारे पिता क्या कार्य करते हैं, तो यहाँ पे कोई वो कार्य करना या कार्य नहीं दिखाना है यहाँ पे, मतलब आइडेंटिटी की बात है कि मतलब एक्चुअली तुम्हारे फादर हैं क्या। तो
सो व्हाट इज़ योर फादर। सो जैसे बताते हैं ना कि मेरे फादर डॉक्टर हैं, मेरे फादर इंजीनियर हैं या बिजनेसमैन है। सो वो वाली बात है कि आइडेंटिटी बतानी है। सो ए वाला करेक्ट हो जाएगा, व्हाट इज़ योर फादर। नेक्स्ट है यहाँ पे 60, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ नेसेसिटेट इज। ठीक है, तो ये नेसेसिटेट यहाँ पर एक वर्ब है, ये यहाँ पर वर्ब है और इसका एडजेक्टिव फॉर्म आपको बताना है क्या होगा। नेसेसिटी, नेसेसिटी ये यहाँ पर नाउन हो गया है ना, नेसेसिटी नाउन है, नेसेसफुल, नेसेसरी या फिर नेसेसिटेट। तो यहाँ पे जो नेसेसरी है वो नेसेसिटेट का आपका एडजेक्टिव बन जाएगा, नेसेसरी। सो सी इज़ द राइट आंसर। 61 है, विच एडजेक्टिव इज फॉर्म्ड फ्रॉम कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉस्ट ये वर्ड है, इससे आपको आपका इस मतलब इसका एडजेक्टिव बताना है कौन सा होगा। कॉस्टफुल, कॉस्टली, कॉस्टिव, कॉस्टिक। ठीक है, तो कॉस्टली होता है ना, सो बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर फिर नाउन दे रखे हैं कुछ, है ना, नाउन और मतलब सिंगुलर प्लूरल नाउन की यहाँ पर पेयर हैं। तो जो इनकरेक्ट पेयर है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। विच ऑप्शन कंटेंस एन एरर, कौन से ऑप्शन में एरर है। स्पूनफुल, स्पूनफुल्स, स्पिनिक्स, स्पिनिक्सेस, स्टेडियम, स्टेडिया, स्टीमुलस, स्टीमुली। तो यहाँ पर जो ए वाला ये इनकरेक्ट है। ठीक है, डबल एल नहीं आएगा, सिंगल एल आता है स्पूनफुल्स में। तो ए करेक्ट हो जाएगा। 63 है, अनलेस डैश नाउ वी विल बी लेट। यानी कि हम जब तक नहीं जाएंगे, अगर हम अभी नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, हम लेट हो जाएंगे। सो विल बी लेट, विल आया है यहाँ पर, यानी कि फर्स्ट कंडीशन है। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है, अनलेस, अनलेस और इफ़ क्लॉज। अनलेस क्लॉज होती है आपकी और इफ़ क्लॉज होती है। इनमें क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट आता है फर्स्ट कंडीशन में। तो वी के साथ क्या आएगा, बी प्लूरल हो गया ना, तो लीव्स नहीं आएगा, वी के साथ लीव आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ही होता तो लीव्स हो जाता, और लेफ्ट और लीविंग तो आएगा ही नहीं, है ना, सिंपल प्रेजेंट है तो लीव या लीव्स होता, लेकिन अगर ही है तो लीव्स होगा, और वी या यू के साथ क्या आएगा, लीव आएगा, तो यहाँ पे लीव हो जाएगा। ए इज़ राइट आंसर। 64 है, बी केयरफुल विद दिस ग्लास, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, सो विद प्रीपोजिशन यहाँ पे यूज़ होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 65, द मिनिस्टर इज़ अकाउंटेबल डैश हिज एक्शन। तो क्या आएगा यहाँ पे, फोर आएगा, टू आएगा, एट आएगा, विद आएगा। फिक्स प्रीपोजिशन यहाँ पर आपका यूज़ होगा। तो अकाउंटेबल के साथ वैसे तो टू आता है। ठीक है, ये जो अकाउंटेबल है इसके साथ टू भी आता है, फोर भी आता है। अब देखना ये है कि आगे क्या है, आगे आगे मतलब आगे वाले उस पर डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पे एक्शन की बात हो रही है। अगर पर्सन होता है तो आई थिंक टू आता है, पर्सन के लिए टू आता है, और यहाँ पर एक्शन की बात हो रही है तो फोर, फोर करेक्ट हो जाएगा। सो द मिनिस्टर इज अकाउंटेबल फॉर हिज एक्शन। 66 है यहाँ पर, इट वॉज दी डैश मोमेंट ऑफ हिज लाइफ। तो प्राउड का यहाँ पे कौन सा फॉर्म आएगा, प्राउडर, इट वॉज अ प्राउडर मोमेंट। ठीक है, कॉम्पेरेटिव का यूज़ नहीं होगा यहाँ पे, प्राउड मोमेंट, मोस्ट प्राउड, प्राउडेस्ट, तो प्राउडेस्ट का यूज़ होगा। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री, इट वॉज द प्राउडेस्ट मोमेंट ऑफ हिज लाइफ। हाउ मच विल इट कॉस्ट टू गो ऑन हॉलीडे टू बाली, बाली। ऑप्शन है यहाँ पर, हाउ मच विल इट कॉस्ट टू गो ऑन डैश हॉलीडे टू बाली। यहाँ पर है ना, आर्टिकल से है क्वेश्चन, आर्टिकल बताना है क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए का यूज़ होगा, ए हॉलीडे, गो ऑन ए हॉलीडे टू बाली। सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 68, ट्रांसफॉर्म टू पॉजिटिव, पॉजिटिव बनाना है इसका। ठीक है, मैंगो इज स्वीटर, द मैंगो इज स्वीटर देन द एप्पल। तो ये कॉम्पेरेटिव डिग्री हो गई है ना, कि जो मैंगो है वो एप्पल से मीठा होता है। ठीक है, मीठा है एप्पल से, तो इसकी पॉजिटिव डिग्री बनानी है। तो पॉजिटिव डिग्री जब हम कॉम्पेरेटिव की पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं तो फिर जस्ट उसका उसका नेगेटिव बनता है। ठीक है, एप्पल इज़ नॉट सो स्वीट एज द मैंगो, द एप्पल इज़ नॉट सो स्वीट एज द मैंगो। ठीक है, फिर नेगेटिव में सो प्लस एज, ये रहता है आपका स्ट्रक्चर।
और ये जो एप्पल है, मतलब जब हम कंपैरेटिव से जब पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं तो जो लास्ट वाला जो वर्ड होता है ना वो आगे आ जाता है फिर, और आगे वाला पीछे चला जाता है, ठीक है। द एप्पल इज़ नॉट सो स्वीट, मतलब एप्पल उतना मीठा नहीं है जितना कि आम। तो वही बात निकल के आ गई ना कि मैंगो इज़ स्वीटर देन द एप्पल, तो आम एप्पल से मीठे हैं। मतलब इसमें ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, चाहे आप सेंटेंस नेगेटिव बनाओ चाहे पॉजिटिव बनाओ, लेकिन मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। मीनिंग चेंज हो गया तो मतलब सेंटेंस गड़बड़ हो गया। 69 है, अनवर एंड नॉट यू डन इट, हैज़ हैव इज़ आर। तो अनवर एंड नॉट यू, जब ये नॉट यू का यहाँ पे यूज़ हुआ है ना, तो यहाँ पे जो वर्ब है वो अनवर के हिसाब से लगेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे है ना सिंगुलर वर्ब आएगी, हैज़ का यूज़ हो जाएगा, हैज़। अनवर एंड नॉट यू हैज़ डन इट, सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 70, फॉर्म कंपाउंड सेंटेंसेस फ्रॉम टू सिंपल सेंटेंसेस। ठीक है, यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। मतलब दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कंपाउंड बनाना है। ही वॉज अ गुड स्पीकर, ही इम्प्रेस द ऑडियंस। मतलब क्या है, वो एक अच्छा बकता था और उसने ऑडियंस को क्या कर दिया, इम्प्रेस कर दिया। तो ये सिंपल है, इसको हमें कंपाउंड बनाने के लिए ही वॉज अ गुड स्पीकर यट ही इम्प्रेस द ऑडियंस। तो ये यट तो विरोध, मतलब अपोजिट बात कर रहा है ना, यट और वट ये विरोध दिखाते हैं, कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं, अपोजिट बात करते हैं। यहाँ पे तो ये हो रहा है कि वो अच्छा वक्ता था और उसने ऑडियंस को प्रभावित किया, तो ये पॉजिटिव बात हो गई। ठीक है, अगर सामने पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है तब हम बट और यट का यूज़ करते हैं। जब यहाँ पर भी पॉजिटिव है यहाँ पर भी पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव जो हमारा कंजंक्शन होता है उसको लगाते हैं। तो यहाँ पे ये सिंपल ये जो एंड है, एंड से वाक्य जो है बन जाएगा, ही वॉज ए गुड स्पीकर एंड ही इम्प्रेस द ऑडियंस। और बस सिंपल, उसने अपनी ऑडियंस को, ठीक है। यहाँ पर क्या है, या ही वॉज अ गुड स्पीकर बट ही इम्प्रेस द, तो यहाँ पे बट आ गया, बट आएगा ही नहीं क्योंकि पॉजिटिव बात हो रही है ना, नेगेटिव बात होती है यहाँ पे तो बट आता कि वो नहीं कर पाया। ही वॉज ए गुड स्पीकर बिकॉज तो आएगा नहीं है ना, तो वही वाला अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 71, कंबाइन इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, यू मस्ट नेवर फॉरगेट दिस। ठीक है, तुमको ये चीज़ें नहीं, ये नहीं भूलनी चाहिए कभी भी कि 2 and 2 मेक 4, के 2 और 2 4 होते हैं, 4 होते हैं, सही बात है ये। यू मस्ट नेवर फॉरगेट दिस दैट 2 and 2 मेक 4। ठीक है, यू मस्ट नेवर फॉरगेट दिस 2 and 2 मेक 4। कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे कोई है ही नहीं है ना, फर्स्ट वाली करेक्ट है आपका, यू मस्ट नेवर फॉरगेट दिस दैट, दैट्स बन गया ये। नेक्स्ट है 72, चूज द करेक्ट सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस बनाना, राणा प्रताप वॉज ए ब्रेव वॉरियर, ही वॉज द किंग ऑफ मेवाड़। तो राणा प्रताप क्या है, एक महान योद्धा थे और वो मेवाड़ के राजा थे। तो ये यहाँ पे 2 सेंटेंस हो गए, ठीक है, राणा प्रताप और यहाँ पे एक वर्ब आई है। मतलब सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है सिंपल सेंटेंस में एक एक सब्जेक्ट आएगा, एक वर्ब आएगी, लेकिन यहाँ पे ना 2 सेंटेंस हो गए। एक तो राणा प्रताप वॉज, एक सब्जेक्ट ये हो गया, एक वर्ब ये हो गई। फिर यहाँ पे ये दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो गया, ही वॉज द किंग ऑफ मेवाड़। तो यहाँ पे ही एक सब्जेक्ट हो गया और वॉज यहाँ पे एक वर्ब हो गई। ठीक है, तो जब सिंपल बनाते हैं तो सिंपल में क्या होता है, सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है एक सब्जेक्ट। तो हमें सेंटेंस को इस तरीके से बनाना है कि हमारे पास एक ही सब्जेक्ट बचे और एक ही वर्ब आए, वो होता है हमारा सिंपल सेंटेंस। ठीक है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, राणा प्रताप, ठीक है, इस वर्ब को हम हटा देंगे और ब्रेव वॉरियर को कॉमे कॉमे के बाद मतलब कॉमा लगा के रख देते हैं। तो राणा प्रताप कॉमा अब ब्रेव वॉरियर, ठीक है, ये एक फ्रेज बन गया। फिर यहाँ पे हमने कॉमा लगा के इसको रख दिया, वॉज द किंग ऑफ मेवाड़। अब यहाँ पे वर्ब आ गई, वॉज द किंग ऑफ मेवाड़, तो आपका जो ए वाला है वो करेक्ट हो गया, ये सिंपल सेंटेंस। 73 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो आपको करेक्ट नॉमिनेटिव का यूज़ करके मतलब बनाना है, द सन सेट द स्टार अपीयर्ड। तो जो सूर्य था वो क्या हो गया, छुप गया, और जो स्टार थे वो दिखने लगे, तो अंधेरा हो गया है ना। तो आपको इसको नॉमिनेटिव बनाना, नॉमिनेटिव मतलब होता है आपको सब्जेक्ट का यूज़ करना है। तो द सन, सन हैविंग सेट, है ना, सन हैविंग सेट द स्टार अपीयर्ड। तो आपको पहला वाला ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हैविंग सेट ये सब गलत है।
नेक्स्ट है 74, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो ये डायरेक्ट है, यहाँ पे इनडायरेक्ट में बदलना। ही सैड, उसने कहा था, आई डिड नॉट गो टू वाराणसी, है ना, कि मैं वाराणसी को नहीं जाऊँगा, नहीं गया था मतलब। तो ठीक है, तो इसको इनडायरेक्ट बनाना, तो ही सैड है यहाँ पे, तो पास्ट हो गया। अब यहाँ पे डिड है, यानी सिंपल पास्ट, तो सिंपल पास्ट को हम मतलब पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं, और पास्ट परफेक्ट में आपका क्या आता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, आई यहाँ पर जो दे रखा है वो ही के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, क्योंकि सब मतलब जो आई होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। तो ये हो जाता है ही, ये हो जाएगा यहाँ पे ही। तो ही हैड नॉट बन जाएगा सेंटेंस आपका, ये देखो अब कहाँ पर है। ही सैड ही डिड नॉट गो टू बनारसी, ठीक है, ये तो गलत ही है। ही सैड ही हैड नॉट, मैंने बताया था ना कि आई का ही हो जाएगा, है ना, और डिड को ही हैड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, नॉट नॉट ही रहेगा, और थर्ड फॉर्म आएगी हैड के साथ गॉन। तो आपका जो बी वाला है वो करेक्ट हो गया। ही सैड ही हैड नॉट गॉन टू वाराणसी। ठीक है, वैसे दैट लगता है पर दैट नहीं यहाँ पे दिया हुआ है ना। और देखो विल तो बिल्कुल नहीं आएगा, और हैज़ बिल्कुल नहीं आएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 75, वॉट इज़ द पैसिव ऑफ हेल्प द नीडी। ठीक है, तो मतलब जो ज़रूरतमंद है उन लोग उनकी हेल्प करो। तो जब ऑब्जेक्ट क्या है इंपॉर्टेंट होता है, तो डूअर बाई के बाद डूअर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होती, तो द नीडी शुड बी हेल्प्ड। ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज़ द पैसिव ऑफ द सेंटेंस, आई डोंट ड्रिंक टी, मैं चाय नहीं पीता, तो टी इज़ नॉट। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट का जो पैसिव होता है उसमें इज़ लगेगी, इज़ नॉट ड्रंक बाई मी, ये करेक्ट है। चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पर करेक्ट स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है। बील जी बब की स्पेलिंग पूछी है ना, बील जी बब, ये वाली करेक्ट है। ठीक है, और लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज का जो मतलब होता है बाइबल में, मतलब बिलजीबुब का मतलब होता है बाइबल में लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। जो आपका विलियम गोल्डिंग ने वर्क लिखा है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, उसका मतलब होता है बिलजीबुब। नेक्स्ट है यहाँ पे 78, चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे आपको एकम्पनीमेंट की स्पेलिंग चूज़ करनी है। ठीक है, तो एकम्पनीमेंट एकम्पनीमेंट यहाँ पर ये वाली करेक्ट है आपकी, ए डबल सी ओ एम पी ए एन आई, पानी मेंट। ठीक है, आई आएगा। नेक्स्ट है 79, चूज द करेक्ट पंचुएशन फॉर द सेंटेंस, आर यू कमिंग विद अस, क्या तुम हमारे साथ आ रहे हो। करेक्ट पंचुएशन यहाँ पे चुनना है, आर यू कमिंग विद अस। ठीक है, तो बी करेक्ट हो जाएगा, आर यू कमिंग विद अस, इंट्रोगेटिव मार्क लगाना है वहाँ। नेक्स्ट है 80, विच सुफिक्स शुड बी एडेड टू फॉर्म ए वर्ड मीनिंग वन हु रीड्स फ्रॉम रेड। ठीक है, तो वही है यहाँ पे सुफिक्स और प्रीफिक्स वाले ये क्वेश्चंस जो आते हैं वो हैं यहाँ पे। ठीक है, तो रीड मतलब कौन सा सुफिक्स मतलब इसमें ऐड किया जाए कि वन हु रीड, जो पढ़ता है वो वर्ड बन जाए। तो जो इंसान पढ़ता है तो वो उसको क्या बोलेंगे, रीडर बोलेंगे, तो रीड में ई आर लग जाएगा, है ना। रीड में आर ई ए डी, रीड, रीड प्लस ई आर लगा दो, तो क्या बन गया ये, रीडर। रीडर मतलब होते हैं पाठक, पढ़ने वाले। तो वन हु रीड, जो पढ़ता है उसको क्या बोलेंगे, रीडर। तो ए वाला सही हो जाएगा, है ना, ई आर। विच प्रीफिक्स शुड बी एडेड टू फॉर्म अ वर्ड मीनिंग फोर साइडेड फिगर। तो फोर साइडेड मतलब कौन सा प्रीफिक्स यहाँ पर लगे कि ये आपका मीनिंग निकले फोर साइडेड फिगर, है ना, फ्रॉम लेटरल। तो लेटरल मतलब होता है आपका मतलब साइड, लेटर का मतलब होता है साइड। तो फोर साइड है, फोर साइड बताने के लिए हम कौन सा वर्ड यहाँ से यूज़ करेंगे, तो आपको पता है ना, क्वाड्री। जैसे आपने एनिमल्स वगैरह देखे होंगे, है ना, उनके कैसे पैर होते हैं, चार पैर होते हैं ना, चार पैर होते हैं एनिमल्स के। तो उनको जब चार पहिया वाले जो मतलब चार पैर वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रूपैड बोलते हैं, है ना, क्वाड्रूपैड बोलते हैं। ये गलत सा बन गया। तो जी क्वाड्री एक ऐसा प्रीफिक्स है कि इसका मतलब हो जाएगा चार। तो यहाँ पर फोर साइड पूछी है ना, फोर, तो फोर साइड के लिए हम क्वाड्री इसमें ऐड करेंगे लेटरल में, और तब हमारा मीनिंग निकल जाएगा कि क्वाड्री लेटरल मतलब जिसकी फोर साइड हो। कोई भी चीज़ है जिसकी चार साइड है तो हम बोलेंगे क्वाड्री लेटरल। नेक्स्ट है यहाँ पे 82, विच प्रीफिक्स शुड बी एडेड टू फॉर्म अ वर्ड मीनिंग रिमूव एम्फेसिस।
ठीक है। तो एम्फेसिस मतलब होता है कि जोर डालना किसी चीज़ पर, और अगर हम उसको कहेंगे कि जोर नहीं डाला गया या जोर को ख़त्म करना होगा तो डी एम्फेसाइज बोल देंगे, है ना। तो बी इज़ द राइट आंसर, डी लगा देंगे हम। फिर है यहाँ पर 83, टू बियर द पाम मीन्स, है ना। वियर द पाम का क्या मतलब होता है? टू बिकम विक्टोरियस, ठीक है, जीतना। नेक्स्ट है यहाँ पे द ईडियम 84, एज एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मीन्स। मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब क्या होता है? ठीक है, मैटर ऑफ फैक्ट मतलब आप फैक्ट की बात बता रहे हो, ट्रूली स्पीकिंग। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 85, द फ्रेज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़े की जड़, ठीक है, हिंदी में ईडीएम है ये। तो कॉज ऑफ क्वेरल हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एलोवेंस गिवन टू वाइफ ऑन लीगल डाइवोर्स इज कॉल्ड। ठीक है, तो जब वाइफ को एलोवेंस दी जाती है ना, जब आपका लीगल डिवोर्स हो जाता है आपकी वाइफ से, तो आपको वहाँ से क्या है, एलोवेंस मतलब, ठीक है, वाइफ को वेतन भत्ता देना होता है, तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एलिमनी। ठीक है, जो डिवोर्स हो जाता है आपका लीगली अपनी वाइफ से, तो आपको एलिमनी देनी होती है। 87 है, एन एनिमल स्टोरी विद अ मॉरल इज कॉल्ड। एनिमल की स्टोरी इसमें कोई मॉरल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पैराबल, फेबल, एलेगरी, टेल। तो हम उसको बोलते हैं फेवल। ठीक है, फेवल जैसे आपकी लोमड़ी वगैरह की जो कहानियाँ होती हैं बच्चों की, जो सिलेबस होता है नैतिक शिक्षा जो हम पढ़ते हैं, बच्चों की जो मॉरल साइंस होती है, उसमें जो छोटी छोटी जानवरों की कहानियाँ होती हैं वो हमारी फेवल फेवल का एग्जाम्पल होती हैं। 88 है, कंडीशनल रिलीज ऑफ ए प्रिजनर फ्रॉम जेल बिफोर द ऑफिशियल एंड इज कॉल्ड। ठीक है, तो जो कंडीशनल रिलीज होता है, जो प्रिजनर क्या है कि कंडीशन पे बाहर आता है जेल से, ठीक है, तो जबकि वो ऑफिशियली नहीं है, कंडीशनली वो आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कि पैरोल पर वो रिहा हुआ है। ठीक है, जैसे आपका टॉम जॉर्ड है, आपका जो ग्रेप ऑफ रेथ में टॉम जॉर्ड एक पैरोल पर रिहा होके आता है जब उसने किसी इंसान का वहाँ मर्डर कर दिया होता है। तो जो पैरोल पर जो रिहाई है वो कंडीशनल है। ठीक है, 89 है यहाँ पे क्लासिक। क्लासिक मतलब होता है शास्त्रीय। चूज द एंटोनियम, इसका एंटोनियम बताना। तो क्लासिक का जो एंटोनियम हो जाएगा वो जैसे एंशिएंट, ये सब तो इसके सिनोनियम हो गए। एंटोनियम मतलब होता है उल्टा या विपरीत शब्द बताना है, तो रोमांटिक हो जाएगा। ठीक है, सो ए इज द राइट आंसर। एक्सीलरेट, एक्सीलरेट का मतलब होता है गति बढ़ाना। ठीक है, चूज द एंटोनिम, इसका एंटोनिम आपको बताना है, तो रिटार्ड। ठीक है, रिटार्ड मतलब हो जाता है धीमा करना, तो बी करेक्ट हो जाएगा। 91 है, द सिनोनियम ऑफ ब्लाइथ। ब्लाइथ, ब्लाइथ मतलब होता है, ब्लीथ मतलब हर्षित, मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश होना, चीयरफुल होना। तो चीयरफुल होता है बेसिकली, है ना। तो इसका सिनोनियम आपको बताना है, सेम। तो जॉयस, सोरोफुल तो दुखी हो गया, मिजरेबल भी दुखी हो गया, है ना, सैड भी दुखी हो गया, तो जॉयस इज़ द राइट आंसर, ए सही हो जाएगा। 92 का सिनोनियम बताओ। एब्रीविएट, एब्रीविएट मतलब होता है संक्षेप करना, कोई चीज़ को कंडेंस कर देना, है ना, तो कंडेंस सही हो जाएगा, बी। बाकी तो सब है ना, बड़ा है, एन लार्ज, एक्सपेंड, लेंथन, ये सब इसका मतलब होता है बड़ा करना। ठीक है, ये सारे जो वर्ड थे, जैसे एक्सपेंड माने क्या होता है? विस्तार करना किसी चीज़ का। एन लार्ज माने भी बढ़ाना होता है, लेंथन माने भी बढ़ाना होता है। 93 है आपका, इन पैटागोनिया 1977 है, सेलिब्रेटेड वर्क फ्रॉम ऑफ मॉडर्न ट्रेवल लिटरेचर वाज ऑथर्ड बाय। तो ये पैटागोनिया 1977 ये वर्क है किसी का, ठीक है, जो कि ट्रैवल लिटरेचर का पार्ट है। तो किसने लिखा है, बस ये बताना है। तो ब्रूस चैटविन का वर्क है ये, सो ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ट्रैवल लॉग बोलते हैं इसको, या फिर हिंदी में बोलें तो यात्रा वृतांत। जब कोई ऑथर अपनी यात्रा की जो कहानी होती है वो लिखता है, तो उसको बोलते हैं हम ट्रैवल लॉग। नेक्स्ट है 94, हु रोट गांधी जी, गांधीज ट्रुथ। ये गांधीज ट्रुथ किसने लिखा था? ऑन द ओरिजिन ऑफ मिलिटेंट नॉन वायलेंस 1969। ठीक है, सो एरिक एरिक्सन ने ये लिखा है। एरिक एरिक्सन रोट गांधीज ट्रूथ, गांधी जी का सत्य। ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 95, विच प्ले बाई हेनरी गिब्सन आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रेजी कॉमेडी यूजिंग आयरोनिक काउंटर पॉइंट। ठीक है, तो कौन सा प्ले है हेनरी गिब्सन का जो ट्रेजी कॉमेडी का एग्जाम्पल है और जिसमें क्या है, उन्होंने आयरोनिक काउंटर पॉइंट्स का यूज़ किया है।
तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके, ये घोस्ट एंड द वाइल्ड डक, अंकल वन्या एंड चेरी ऑर्चार्ड, द मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड द टेम्पर। ये तो शेक्सपियर का है। एंड गेम एंड द डम वेटर, ये भी ये आपका ये जो ये जो एब्सर्ड एब्सर्ड थिएटर की जो राइटर हैं, एब्सर्ड लिटरेचर के राइटर, उनका वर्क है। तो आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, घोस्ट एंड वाइल्ड डक। हु रोड द हु रोड द वॉस्प, ये किसने लिखा था? एरिस्टोफेंस, मेनेंडर, प्लेटस, सोफोक्लिस। सो एरिस्टोफेंस रोड द वॉस्प, सो ए इज द राइट आंसर। 97 का है, इन विच शेक्सपियरियन ट्रेजेडी डज द प्रोटोगोनिस्ट सीक टू एवेंज हिज फादर मर्डर। ठीक है, कौन सा शेक्सपियरियन की ट्रेजेडी है जिसमें जो प्रोटोगोनिस्ट है, मतलब मेन हीरो है, वो अपने फादर का बदला लेता है। सो ये तो बहुत फेमस है, सभी लोग जानते हैं इसको, हेमलेट। हेमलेट वो स्टोरी है, ट्रेजेडी है, जिसमें वो अपने फादर का बदला लेता है ना। क्लॉडियस उसका चाचा यहाँ रहता है, वो उसके फादर को मार देता है, फिर उसको उसका घोस्ट दिखाई देता है, फिर वो कहता है मेरा बदला लो, तो वो उसका बदला लेता है। ठीक है, सो हेमलेट। एंड बाकी ट्रेजेडी भी विलियम शेक्सपियर की, जैसे ओथेलो, मैकबेथ सबसे छोटी ट्रेजेडी है। ये 4 ग्रेट ट्रेजेडी शेक्सपियर ने लिखी थी, HOKM। तो ये इनका ऑर्डर रहता है। ठीक है, सबसे पहले हेमलेट, फिर ओथेलो, फिर किंग लियर, फिर मैकबेथ। 98 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन अनऑथराइज्ड बायोग्राफी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल है जो अनऑथराइज्ड बायोग्राफी का है? तो इसकी ये सारे ऑप्शन है आपके। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा, द लाइव्स ऑफ जॉन लेनन। विच पोएम इज अ पेस्टरल एलजी मॉर्निंग द डेथ ऑफ पोइट जॉन कीट्स। ठीक है, तो कौन सी यहाँ पे एलजी है जो पेस्टरल एलजी का एग्जाम्पल है, जिसमें मतलब जॉन कीट्स की डेथ पर विलाप किया गया है? थायरसिस। ठीक है, थायरसिस तो मैथ्यू आर्नोल्ड की, उन्होंने अपने ह्यूज क्लिफ की डेथ पे लिखी है। एलजी इन कंट्री चर्च थॉमस ग्रे की है। इन मेमोरियम आर्थर हेनरी हेलम की डेथ पर लिखी है टेनिसन ने। तो यहाँ पे एडोनिस है। ठीक है, एडोनिस मतलब पीबी शैली ने लिखी है कीट्स की डेथ पर। 100 है क्वेश्चन नंबर, इन पैराडाइज लॉस्ट हुम डज मिल्टन इन्वोक एट द बिगनिंग। ठीक है, तो जो पैराडाइज लॉस्ट है आपका एपिक है मिल्टन का, उसमें वो किसको इन्वोक करते हैं, मतलब आवाहन करते हैं स्टार्टिंग में? सो कलापी, द होली स्पिरिट, वीनस, अथेना। तो द होली स्पिरिट को वो एड्रेस करते हैं। वॉट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द लिमरिक। लिमरिक की राइम स्कीम क्या होगी? तो लिमरिक ठीक है, एक 5 लाइन की ह्यूमरस ह्यूमरस पोएम होती है ये, है ना। तो 5 लाइन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे देखो 6 हैं। 5 लाइन सिर्फ यहीं, मतलब 5 यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे A, ये आपकी लिमरिक की राइम स्कीम है ना। 5 लाइन की होती है, 1 2 3 4 5। तो ये मैंने ऐसे सिंपल पहचानने के लिए यहाँ बताया है। नेक्स्ट है यहाँ पे 102, रिफाइंड ब्लैंक वर्स इनटू व्हाट वाज कॉल्ड द माइटी लाइन। ठीक है, तो जो रिफाइंड मतलब ये जो ब्लैंक वर्स है, आपको बताइए कि इसे मतलब जो है इंग्लिश में जो सरे थे और व्याट, इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कराया ब्लैंक वर्स को, जो आपके ये थे अर्ल ऑफ सरे, है ना। अर्ल ऑफ सरे ने यहाँ इंट्रोड्यूस कराया था, लेकिन बाद में उसको रिफाइंड किसने किया, ये बात आपसे पूछी जा रही है। तो वर्ड्सवर्थ हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो ने उसका इतना अच्छे तरीके से यूज़ किया, मतलब कि वो उनकी माइटी लाइन बन गई। ठीक है, सो सी इज़ द राइट आंसर, मतलब इन्होंने इसे रिफाइंड किया था ब्लैंक वर्ड्स को। 103 है, ऑड टू ऑटम वॉज रिटन बाय। ऑड टू ऑटम किसका वर्क है? तो आपको बताइए, 6 फेमस ऑड लिखे हैं जॉन कीट्स ने ना, 1819 में, 1819 में। उनमें से एक आपका ऑड टू ग्रेशियन अर्न आपके सिलेबस में है। ऑड टू ऑटम भी उन्हीं का ही है। ठीक है, सो सी इज़ द राइट आंसर, जॉन कीट्स। 104 है, इजरा पाउंड फेमस इमेजिस्ट पोइम। तो इजरा पाउंड की फेमस इमेजिस्ट पोइम कौन सी है? द वेस्टलैंड, तो आपको पता है ना, T.S. इलियट की है। द लव सॉन्ग ऑफ J. Alfred Prufrock, ये भी T.S. इलियट की है। इन अ स्टेशन ऑफ द मेट्रो प्रील्यूड, इन अ स्टेशन ऑफ द मेट्रो, ये इनकी पोइम है। तो सी इज़ द राइट आंसर, इजरा पाउंड की। What technological advancement helped
impressionists paint more spontaneously outdoors. The invention of photography, paint tubes, electric lighting, acrylic paint tubes. What is the defining characteristic of absurdist plot? ठीक है, सो एब्सर्डिस्ट प्लॉट की आपसे विशेषता पूछिए, करेक्टरिस्टिक, लीनियर स्ट्रक्चर, रियलिस्टिक, करेक्टर डेवलपमेंट, काइक्लिकल और रिपीटेटिव स्ट्रक्चर, डिटेल्ड एक्सपोजिशन। तो सी वाला करेक्ट हो जाएगा, काइक्लिकल और रिपीटेटिव स्ट्रक्चर। 107 है, हु रोड द 1988 ऐसे कैन द सबल्टर्न स्पीक? क्या सबल्टर्न बोल सकते हैं? क्रिटिक वेस्टर्न रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑप्रेस्ड। ठीक है, सो स्पीवॉक wrote the essay Can the Subaltern Speak? So A is the right answer. 108 है, which of the following author is associated with the novel To the Lighthouse? तो ये जो नोवेल है टू द लाइट हाउस, इस किसने लिखा है ये आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं आपके। जॉयसी हैं, डोरोथी रिचर्डसन हैं, विलियम फॉकनर हैं, वर्जीना वुल्फ। सो वर्जीना वुल्फ इज़ द राइटर ऑफ टू द लाइट हाउस। ठीक है, और मिसेस जॉलवे आपके सिलेबस में वो भी वर्जीना वुल्फ का है, जिसमें क्लैरिसा मैन हीरोइन है। 109 है, विच ऑफ दीज वॉज ए मेजर फ्रेंच डिकाडेंट पोइट? तो इनमें से कौन सा मेजर फ्रेंच डिकाडेंट पोइट है? ठीक है, सो पॉल वेरलेन। 110 है, वॉट डज द डॉक्ट्रिन ऑफ सिनक्रीटिज्म इन रेनेसा ह्यूमनिज्म एम्फेसाइज? सो द compatibility of different philosophical and theological ideas। ठीक है, सो बी करेक्ट हो जाएगा। 111 है, हु वॉज द ऑथर ऑफ द फेमस क्रिश्चियन एलागरी द पिलग्रिम प्रोग्रेस? तो ये पिलग्रिम प्रोग्रेस क्या है? क्रिश्चियन एलागरी है, इसके राइटर बताने हैं। जॉन मिल्टन, जॉन ड्रैडन, जॉन बनियान, अलेक्जेंडर पॉप। जॉन बनियान वॉज द राइटर ऑफ पिलग्रिम प्रोग्रेस, सो सी इज द राइट आंसर। 112 है, विच ड्रामाटिस्ट रोट द राइवल क्वींस अ सिग्निफिकेंट वर्क इन हीरोइक ड्रामा? ठीक है, नेथनियल ली। ए इज द राइट आंसर। 113 है, ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन नेचर एंड वॉज हाईली इन्फ्लुएंशियल इन द रोमांटिक मूवमेंट? ठीक है, तो उसके वर्क मतलब नेचर के लिए वो जाने जाते हैं और सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं रोमांटिक मूवमेंट के में, तो कौन हो जाएंगे? विलियम वर्ड्सवर्थ। 114 है, इन मॉडर्निस्ट लिटरेचर व्हाट इज ऑफन एम्फेसाइज्ड ओवर ट्रेडिशनल नैरेटिव स्ट्रक्चर? 114 का क्या होगा? बी, साइकोलॉजिकल रियलिज्म। 115 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर? तो पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर का मतलब फीचर्स, मेन जो विशेषता है वो आपको बतानी है। तो एम्फेसाइज ऑन फ्रेगमेंटेशन एंड आयरनी। तो यहाँ पे जो मॉडर्न लिटरेचर है वहाँ पर किस पर जोर दिया गया है? फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन एंड आयरनी। 116 है, अबाउट whom डॉक्टर जॉनसन सैड ऑलमोस्ट द लास्ट ऑफ हिज रेस एंड अनडाउटेडली द बेस्ट? तो किसके बारे में यहाँ डॉक्टर जॉनसन ने कहा है कि वो ऑलमोस्ट द लास्ट ऑफ हिज रेस, कि वो अपनी रेस का लास्ट था और सबसे बेस्ट था? ठीक है, तो यहाँ पे अब्राहम काउली के बारे में वो लिख रहे हैं, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 117, व्हाट वाज द रोल ऑफ सैलून एंड कॉफ़ी हाउसेस इन प्री रेवोल्यूशनरी फ्रांस? ठीक है, तो जो प्री रेवोल्यूशनरी फ्रांस है वहाँ पर ये जो सैलून्स थे, कॉफ़ी हाउसेस वगैरह, इनका रोल क्या था? है ना, इनका रोल था डिस्कशन करना एंड स्प्रेड ऑफ एनलाइटमेंट आइडियाज़। ठीक है, बातचीत करना और एनलाइटमेंट आइडियाज़ को स्प्रेड करना, फैलाना। सो सी इज़ द राइट आंसर। 118 है, विच प्री रेफलाइट पोइट इज़ नोन फॉर हिज ड्रामेटिक नैरेटिव स्टाइल? तो प्री रेफलाइट पोइट में कई सारे पोइट थे, है ना, पोइट पेंटर राइटर का ग्रुप था वो। उसमें कौन से हैं जो अपनी ड्रामेटिक नैरेटिव स्टाइल के लिए जाने जाते हैं? तो वो हैं एलर्नन, चार्ल्स स्विनबर्न।
ये AC Swinburne के नाम से जाने जाते हैं शॉर्ट में, AC Swinburne। सो बी इज़ द राइट आंसर। AC Swinburne आपके प्री रैफेलाइट पोइट हैं। 119 है, विच फेमस पोइट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई दी ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। तो इनमें से कौन सा पोइट है जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट से प्रभावित था? ठीक है, तो ये है आपके अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ठीक है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। 120 है, विच आर्किटेक्चरल फीचर इज नॉट टिपिकली गॉथिक। ठीक है, सो कौन सा आर्किटेक्चरल फीचर है जो गॉथिक नहीं है? जैसे फ्लाइंग बटर्स, रिबन बॉल, डोरिक कॉलम्स। डोरिक कॉलम्स इज द राइट आंसर। ठीक है, सो ये प्रैक्टिस पेपर हमारा 7 कंप्लीट हो गया। इसके आंसर की है, आप इसको पोज करके फ़ोटो खींच लिया करो और आप फिर से अपना चेक कर लिया करो क्वेश्चंस वगैरह। So guys, this is all about this practice paper. Thanks for watching this video. Thank you so much.